गया था, पढ़ लिया पूरा? चलो ठीक है। आ जाओ। ठीक है, बाबर देख रहे थे हम लोग। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए क्या क्या चीजें हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बाबर जब भारत के अंदर आया था तो भारत की स्थिति कैसे थी। ठीक है, बाबर के भारत के आने का महत्व की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस क्या था बाबर जब भारत के अंदर आया, और कारण की भी बात की थी, है ना, कि रीजन क्या क्या थे उसके पीछे कि बाबर भारत के अंदर आया, स्टे किया, रुका और रूल करने के लिए मजबूर हुआ, है ना। तो बहुत सारी बातें हम लोग ने की थी कारण के पीछे। फिर उसने बात की थी कि इसके 4 युद्ध हैं, 4 युद्धों के बारे में वर्णन क्या है उसके बारे में बात की थी। चारों युद्ध के अंदर कौन कौन शासक थे, नाम जरूर याद रखिएगा। ईयर तो याद रहता है क्योंकि रेगुलर है, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता रहेगा 26, 27, 28, 29 चारों साल लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन याद यहाँ पे रखने की जरूरत है चारों में शासक कौन कौन इन्वॉल्व थे, नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब पानीपत की लड़ाई की बात करते हैं तो पानीपत की लड़ाई में कौन कौन था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच का युद्ध है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हिडन तौर पर यहाँ पे समर्थन किसका मिल रहा था, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा का मिल रहा होगा और दौलत खान लोदी का मिल रहा होगा और आलम शाह का या आलम शाह लोदी का मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी खानवा की लड़ाई में जब हम जाते हैं तो खानवा की लड़ाई में किसको हराता है, महाराणा सांगा को हराता है। महाराणा सांगा का साथ देने के लिए कौन कौन है, इब्राहिम लोदी कहाँ है, महमूद लोदी है ना, हाँ महमूद लोदी और नुसरत शाह है इसमें, मैदनी राय है, मैदनी राय है इसमें। ठीक है, मैदनी राय और कौन, महमूद लोदी, ये दोनों मिलके सपोर्ट करते हैं किसको, महाराणा सांगा को। ठीक है, तो सेकंड वाले में इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तीसरे वाले में हम लोग चंदेरी की लड़ाई बात करते हैं। यहाँ मैदनी राय है जिसके अगेंस्ट में युद्ध हो रहा है, चंदेरी वाला। मैदनी को सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, महमूद लोदी और नुसरत शाह। ठीक है, ये लोग सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको याद रखना है। इसके बाद घाघरा का युद्ध है और घाघरा के युद्ध में एक किसको हरा देता है, महमूद लोदी को हरा देता है और साथ ही साथ में नुसरत शाह भी इनके सपोर्ट में है, उनको भी। तो ये अफगान पावर जो बिहार और बंगाल के अंदर है वो अपने हाथों में कैप्चर कर लेता है। ये उस चीज के लिए युद्ध जाना जाता है। ठीक है, तो बाबर का समयकाल भारत के अंदर जितना भी रहा 4 साल का लगभग आप कह लो, 5 साल कह लो, इस समयकाल के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन युद्धों के अंदर या वॉर्स के अंदर पूरा का पूरा व्यतीत कर दिया। ठीक है, वॉर युद्ध जो भी इसके समय में लड़े गए, सिर्फ और सिर्फ वॉर्स युद्ध नहीं, इन 4-5 सालों में इसने कई सारे देश में परिवर्तन भी किए थे। उन परिवर्तनों की छोटी सी झलक जो यहाँ पे आपके मैप के फॉर्म में देखने को मिलती है। जैसे इसने भारत के अंदर 4 बाग परंपरा की शुरुआत की थी। 4 बाग परंपरा कभी सुना आपने इसके बारे में, क्या होता है? बस ये देखा ना अभी तक, 4 बाग फिलॉसफी आपने सुनी होगी। एक होती है फिलॉसफी 4 बाग की, 4 बाग की फिलॉसफी जो होती है वो आप एंशिएंट इतिहास से पढ़ते चले आए हो, और उसके अंदर क्या होता है, चारों दिशाओं की, चारों वर्गों की या चारों समुदायों की जो भी नॉलेज आप ग्रैब कर लेते हो वो क्या होती है, एक तरीके से 4 बाग फिलॉसफी। थोड़ी बहुत रिलीजियस, धार्मिक या आध्यात्मिक फिलॉसफी है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 4 बागों की स्थापना हो रही है उसका मतलब है जो बागवानी और ये फूलों का संरक्षण वगैरह किया करता था, इसे इसका बहुत शौक था। ठीक है, बागवानी वगैरह का बहुत शौक था इसे, जिसकी वजह से इसने क्या करे थे, पूरे भारत के अंदर खूब सारे बाग वगैरह लगाए, खूब सारे इसने कह सकते हो कि पेड़ पौधे लगाए, और इस सब के थ्रू इसने भारत के अंदर ये परंपरा शुरू करी थी जिसको बोला जाता था 4 बागों की परंपरा। 4 बागों का मतलब जैसे आप नेशनल पार्क वगैरह आज के समय में बोलते हो ना, कि नेशनल पार्क बनते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए बनते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए बनते हैं, बर्ड सेंचुरी बनती है, ऐसी कुछ चीजें इसने इस समय में अपने बना के रखी हुई थी। ठीक है, तो 4 बाग परंपरा इसके समय में यहाँ पे काफी ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, रोहिलखंड और पानीपत के इलाकों में इसने कुछ मस्जिदें बनवाई थी। ठीक है, जो
कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल आज के समय में भी है। जैसे आप देखते हो बाबर के द्वारा बनाई गई कई सारी मस्जिदें जो कंट्रोवर्शियल है, जिसमें अभी आप एक संभल वाला भी देख रहे होगे सीन, है ना, तो संभल वाला भी है, ये भी उसी समय की मस्जिदों का निर्माण है। हालांकि इसमें कई समय में परिवर्तन होते रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन नींव रखने वाले बाबर ही भारत के अंदर। तो ये कुछ मस्जिदें उस समय में बनवाई गई थी, जिसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आज के समय में आप देखते हो, ठीक है। इसके बाद में इसने तुझो के बावली, वो तो ऑब्वियस की बात है, मैंने आपको कल बताया ही था, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन भारत की यात्रा का है, भारत का वर्णन है, 7 रूलर्स 7 डायनेस्टी के बारे में बताया इसने, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। भारत की स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी उसकी चर्चा उसके अंदर है, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसकी भी चर्चा वहां देखने को मिलती है। बाबरनामा इसके स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। काबुल और गंदार ये इलाके बेसिकली अफगान के इलाके हैं, है ना, और अफगानिस्तान के भी इलाकों के ऊपर ये साम्राज्य मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी से ही शुरू होता था उस समय, नहीं, अफगानिस्तान की भी टेरिटरी बहुत सारी मुगल संरक्षण में उस समय आया करती थी, जिसके ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो काबुल और गांधार, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार प्रीलिम्स में, क्या बाबर की सल्तनत के अंदर काबुल या गंधार जैसे शहर आते थे या नहीं आते थे, तो ये प्रीलिम्स का एक बार क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाबर की जो टेक्निक्स थी, जिस तरीके से उसने भारत के ऊपर अपना रूल स्थापित किया था, वो रूल इतना स्ट्रॉन्ग स्थापित हुआ कि अगले 200 साल कोई बाहरी आक्रमण देखने को देश पे नहीं मिलता, ठीक है। इतनी मजबूत उसने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत के अंदर कि लोगों ने 200 साल तक सोचा भी नहीं कि भारत के ऊपर अटैक किया जाए, ठीक है। तो ऐसा अटैक अब आप देखोगे जब नादिर शाह अटैक करेगा, उससे पहले के अटैक आप देखोगे नहीं अब कि कोई भी बाहर से आ रहा है और बाहर से आके भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास भी कर रहा है। हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में शुरुआत से लेकर अंत तक अटैक्स देखे, है ना, उससे पहले भी हम लोग देखते थे, चाहे प्राचीन इतिहास हो कुछ भी हो, बाहरी अटैक लगातार देखने को मिला ही करते थे, ठीक है। लेकिन मुगल सत्ता की स्थापना के 200 वर्षों तक कोई भी भारी अटैक नहीं हुआ, ठीक है। मुगल सत्ता बीच में भी जाएगी जरूर, लेकिन किसके द्वारा जाएगी, वो भारत के ही कुछ लोगों के द्वारा छीनी गई सत्ता थी, ठीक है। लेकिन 200 वर्षों तक इतना मजबूत हो गया कि नहीं गया। बाबर की वजह से भारत के अंदर, जैसे आप कहते हो ना, तोपखाना वगैरह ये सब स्टैब्लिश हुए, भारत के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू हुई, है ना। एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन मुगल शासक है जिसके समय काल के अंदर भारत के अंदर क्या हुआ था, टेक्निकल अपलिफ्टमेंट हुए थे, है ना। तो टेक्निकल अपलिफ्टमेंट की वजह के लिए कौन जाना जाता है, बाबर जाना जाता है। गन पाउडर फैक्ट्री हो गई, तोपखाने हो गए, ये सारी की सारी चीजें, प्लस घुड़सवार सेना को और ज्यादा ट्रेन करना, उनसे और काम लेना, ये सब चीजें किसने करना शुरू करी, बाबर ने भारत के अंदर करना शुरू की, ठीक है। तो बेसिकली ये बाबर का एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत समराइज्ड फॉर्म है कि बाबर ने भारत के अंदर आके क्या परिवर्तन किए, है ना। इसने भारत के व्यापार को भी मजबूत किया था, नो डाउट व्यापार भी इसके समय में काफी मजबूत देखा जाता था। इसके समय में व्यापार पूरे मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया के साथ में होना शुरू हो गया था। वो मिडिल ईस्ट, वो सेंट्रल एशिया जिसने इसको भगाया था एक समय में, याद है ना आपको, है ना। तो वो लोगों ने इसके साथ व्यापार और ज्यादा मजबूत किया, समझ गया कि बाबर मुगल वंश का बहुत शक्तिशाली राजा है, और इस वजह से उन्होंने व्यापार के तौर पर चुना। बाबर के साथ में व्यापार बहुत सारे सेंट्रल एशियन जो राजा थे वो किया करते थे टाइम टू टाइम, तो व्यापार के लेवल पे इसको जाना जाता है, ठीक है। युद्ध की पद्धति तो मैंने कल आपको बताई दी थी, तुम लोगों टेक्निक वगैरह, ठीक है, या उस्मानी विधि जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और बेसिकली इसने बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। बादशाह की उपाधि कोई भी सुल्तान, पहले सुल्तान की उपाधि चला करती थी, ठीक है। अब इसने काय की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिएगा बाबर के बारे में, मिसलिनियस टाइप ऑफ चीजें जो आपके कभी ना कभी आंसर्स में या फिर प्रीलिम्स में किसी न किसी तरीके से काम आ सकती है, ठीक है। तो बाबर की ये लाइफ पूरी की पूरी थी, जिसमें बाबर 1530 में यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कोई खास कारण ऐसा नहीं था कि युद्ध में मारा गया या ऐसा कुछ हुआ था, वो सेल्फ डेथ थी उसकी, है ना, स्वयं ही अपने आप ही किसी बीमारी की वजह से वो मर गया था, ठीक है। तो बेसिकली बाबर 1530 तक जीवित रहा, और जीवित रहने के दौरान उसने 4 ही सालों के अंदर अपनी सत्ता इतनी मजबूत कर दी थी कि आने वाले समय में 1857 तक उसकी नींव देखने को मिलती है। तो अगर मुगल सत्ता को स्थापित कर मजबूत स्थिति में छोड़ के बाबर गया था,
जिसका पका पकाया आगे आने वाले समय तक सभी शासकों ने खाया। वरना आप पूरे मुगल साम्राज्य को उठा लोगे तो 2 ही 3 शासक आपको मिलेंगे जो शक्तिशाली शासक के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। एक तो आप बाबर का ही नाम ले लीजिए, हुमायूं को मैं शक्तिशाली बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है, ना ही बहुत मजबूत कहूंगा, ना ही बहुत कुशल शासक कहूंगा, क्योंकि वो लगातार हारता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, संघर्ष है उसका जीवन में पूरा का पूरा, लेकिन वो कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, है ना, तो वो नहीं कहलाएगा। जहांगीर भी चलो उसको तो पका पकाया मिल गया एक तरीके से, है ना, तो वो भी इस तरीके से कहलाएगा। अकबर एक महान शासक हुआ है इसके दौरान। अकबर ने बहुत सारी चीजें बदली, बहुत कुछ प्रयास किए और काफी मजबूत स्थिति में उस समय में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था तक लेके गया, ठीक है। तो अकबर ने ये काम किया था। अकबर के अलावा फिर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो शाहजहां ने थोड़ा बहुत वास्तुकला के लिए कार्य करके देश में प्रसिद्धि हासिल करी, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर आप आओगे तो औरंगजेब के समय काल में देखोगे, ठीक है। तो औरंगजेब, अकबर या फिर हम शाहजहां को थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, वरना फिर अगर कोई है तो बाबर। अदरवाइज इतने मुगल शासक में से 3 और 4 ही शासक हैं जिनके दम पे इतने साल पूरी की पूरी मुगल सत्ता चलती रही, ठीक है। लगभग आप देखोगे 350 साल मुगल सत्ता का कार्यकाल है और 350 साल ये मुगल सत्ता चलती है, ठीक है। सिर्फ किसकी वजह से? बाबर की रखी हुई नींव की वजह से, इसलिए बाबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बाबर के बारे में इतना सफिशिएंट है, इतना आप जानते हैं, बस काफी है। हुमायूं की बात करनी है हमें। हुमायूं 1530 से लेकर 40, और देखिए 2 कार्यकाल लिखे हुए हैं यहाँ पे, 30 से 40 और 55 से 56, ठीक है। 30 से 40 हुमायूं जो है शासन करने यहाँ पे बैठता है, और 30 से 40 के बाद में अगला शासनकाल उसका 55 से 56 यहाँ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 30 से 40 में जब ये शासन करने आया था, इसी दौरान इसे कई सारे संघर्ष सूर्यवंश के शासकों की तरफ से देखने को मिलते थे, है ना। बहुत सारे अटैक्स टाइम टू टाइम होते रहते थे। कभी ये खुद कंफ्यूज रहता था, उनके ऊपर अटैक कर देता था जाके, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई संघर्ष देखने को मिलता, जिसकी वजह से अंततः इसकी कुछ गलतियों की वजह से 1540 में क्या हुआ, इसे अपनी सत्ता खोनी पड़ी, ठीक है। तो 1540 में जब इसने अपनी सत्ता खो दी, जिसके बाद में यहाँ पे शेर शाह सूरी ने अपना शासन स्थापित किया, और 40 से 45 तक शेर शाह सूरी सत्ता के ऊपर रहता है, और बकाया जो हम 55 तक देख रहे हैं यहाँ पे, उस समय काल के अंदर कौन लोग रहते हैं? सूर्यवंश के ही शासक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सिकंदर सूर अंतिम शासक है जिसके समय काल में सूर्यवंश समाप्त होता है। हुमायूं वापस से अटैक करता है और अटैक करके फिर से सत्ता छीनता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं रह पाता है, 55 से 56, 1 साल मैक्सिमम, 1 साल में भी नहीं, 5-6 महीने का ही समय काल है, जिसके दौरान फिर इसकी अंत में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये शासनकाल फिर इसके हाथों से चला जाता है, ठीक है। इवन मुगल सत्ता के हाथों से ही ये पूरा का पूरा शासनकाल खत्म होता दिखाई देता है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हुमायूं की। हुमायूं जो था बेसिकली बाबर का बेटा, ठीक है, और बाबर का एक नहीं टोटल 5 पुत्र थे, ठीक है। उन 5 पुत्रों में एक संघर्ष है पूरा का पूरा कि कौन गद्दी के ऊपर अब स्थापित होगा, कौन राजा बनेगा, ठीक है। उन राजा बनने की कड़ी के अंदर नाम है, एक कामरान का नाम है, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक हिंदल नाम है, हिंदल नाम याद रखिएगा, अस्करी नाम याद रखिएगा, और सुलेमान नाम याद रखिएगा। ये 4 नाम और हैं जो हुमायूं के अलावा गद्दी के लिए भागदौड़ मचाए हुए थे, ठीक है। कौन कौन? कामरान, हिंदल, अस्करी और सुलेमान, ठीक है। ये चारों वो लोग हैं जो हुमायूं की जगह लेना चाहते थे, हुमायूं की जगह गद्दी पे बैठना चाहते थे, लेकिन हुमायूं इतना तो कुशल था कि चारों को दबा के गद्दी के ऊपर बैठ गया, ठीक है। मुगल सत्ता का जब विघटन होगा तो विघटन के दौरान आप एक फैक्ट ये पढ़ोगे कि भारत के अंदर मुगल सत्ता अपने विघटन की तरफ क्यों चली गई। उसके लिए आप एक कारण जिम्मेदार वहां पे ये मानोगे, उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है। वहां पे एक कारण है, मुगल सत्ता विकृत क्यों होती चली गई, डिक्लाइन क्यों हो गया इसका? डिक्लाइन का कारण था उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध मुगल सत्ता में ही देखने को मिलता है। बाकी आप कोई भी सल्तनत सत्ता कुछ भी उठा लेंगे आप, वहां पे राजा के मरने के बाद डिसाइड नहीं होता था कौन राजा बनेगा, वो पहले ही डिसाइडेड होता था। जैसे हमने इल्तुतमिश भी देखा था, वो रजिया सुल्तान को डिक्लेयर करके गए, ठीक है। और ऐसे भी क्या होता था, चाहे आप कितने भी गुप्ता एम्पायर उठा लो, मॉडर्न एम्पायर उठा लो, सारे के सारे शासक अनाउंस जरूर करके जाते थे ये राजा बनेंगे या ये राजा बनेंगे। ऐसा हुआ करता था हमेशा, परंपरा ही थी, क्राउनशिप वाली परंपरा थी। इन्होंने क्राउनशिप की परंपरा खत्म कर दी थी। बाबर ने अपनी मृत्यु के समय डिक्लेयर नहीं किया कि हुमायूं राजा बनेगा, तो उससे क्या हुआ, 5 बेटे, 5 को चाहिए हिस्सा, है ना। तो 5 को हिस्से के चक्कर में क्या हुआ था कि ये युद्ध आपस में देखने को मिलता है, आपस में संघर्ष देखने को मिलता है।
लेते हैं, जिसमें हुमायूं सबको हराता है एक करके, और हराने के बाद में 1540 में वो गद्दी के ऊपर बैठता है, सॉरी 1530 के ऊपर गद्दी पे बैठता है। ठीक है, यहाँ पे जब ये इनका उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी बनने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि हुमायूं के संघर्ष का काल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जब 1532 के अंदर पहली बार ये अटैक करता है। कहाँ पे? पूर्व के इलाके के अंदर। ठीक है, पूर्व के इलाके की अगर हम लोग बात करें तो चौसा नाम की जगह सुनी है आपने? चौसा कहाँ पे है? चौसा कहाँ पे पड़ता है? चौसा आम की बात नहीं कर रहा हूँ, जगह की बात कर रहा हूँ। बिहार या बंगाल में? बिहार में ही होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। ठीक है, जब आप बिहार में एंटर करते होते हो ना, तो चौसा की टेरिटरी पड़ती है वहां पे। और पहले क्या होता था, फोर्ट बना करते थे, किले बना करते थे। ठीक है, किले विले बनते थे, उन किले को जो जीत लेता था वो उस एरिया का, उस रीजन का शासक होता था। और जो शासक होता था वो उस एरिया में किले ही इसलिए बनवाते थे, फोर्ट ही इसलिए बनवाते थे, जिससे क्या हो, हमारा शासन और मजबूत हो सके, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है बेसिकली 32 के समय से शुरू होती है, जब इसको थोड़ा बहुत डर रहता है कि मुझे अफगान शासक जो हैं वो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं या मुझको हरा सकते हैं। अफगान शासक पर जो अभी इब्राहिम लोदी के समय काल के बचे हुए शासक है ना, शासक तो नहीं है, मतलब बेसिकली उनके जो भी आने वाले लोग हैं, जो भी जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों ने आके लगातार मुगल सत्ता के लोगों को परेशान किया। तो ये चाहता था पहले उनसे ही निपट ले, तो 1532 के अंदर चौसा के अंदर एंट्री करता है, और चौसा के अंदर जाके वहां पे जो भी लोग यहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे थे, जैसे महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी मारा नहीं गया ऊपर वाले युद्ध में, घाघरा वाले में। ठीक है, महमूद लोदी अभी जीवित है। महमूद लोदी को ये कंट्रोल करने के लिए किधर बढ़ जाता है, चौसा की तरफ बढ़ जाता है, और 1532 में चौसा को कंट्रोल करता है, चौसा के क्षेत्र को कंट्रोल करता है, जो बाउंड्री है कहीं ना कहीं पूर्वी भारत के अंदर एंटर करने की। चौसा उस चौसा पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। ठीक है, हुमायूं स्वयं जाके इस युद्ध को लड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बड़े हैं, क्योंकि अभी आगे चलकर आपको इसी का पूरा मतलब समझ आएगा शब्दों का। ठीक है, इसके बाद में चौसा की अगली लड़ाई अब आप देखोगे एक बार और 1539 के अंदर होती है। ठीक है, एक बार 1540 में होती है, लेकिन फिर भी हम उससे पहले देख लेते हैं अफगान और गुजरातों के बीच के संघर्ष को भी, या ये भी चीज समझ लेते हैं। 1534 की बात है। 1534 के अंदर गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात का एक शासक है बहादुर शाह। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चित्तौड़ कौन सा इलाका, पीछे महाराणा सांगा पड़ गया है। ठीक है, महाराणा सांगा वाला इलाका था, वहां विक्रमादित्य उस समय में रूल कर रहे हैं, जिस समय में चित्तौड़ के ऊपर अटैक करता है कौन, गुजरात का शासक बहादुर शाह। विक्रमादित्य वहां पे रूल कर रहे हैं, बट महाराणा सांगा की अभी जो विधवा है, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, कर्णावती जिनका नाम था, वो अभी भी जीवित थी, और वहां पे अभी भी संरक्षण में राजा के रहा करती थी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं राजपूतों की मान सम्मान को बचाने के लिए क्या करती हैं, वहां पे हुमायूं को एक लेटर लिखती हैं। ठीक है, हुमायूं को एक संदेश भेजती हैं, और संदेश में लेटर के साथ में भेजती हैं राखी। ठीक है, रक्षाबंधन है ना, पता है हमें, राखी भेजती हैं, हुमायूं को ऑफर करती हैं कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि बहादुर शाह चित्तौड़ को खत्म करना चाहता है, या चित्तौड़ पे अटैक करना चाहता है। ठीक है, 1534 के अंदर जब ये अटैक करता है, तो महारानी कर्णावती एक राखी भेजती है। राखी भेजने के बाद संरक्षण मांगती हैं, सपोर्ट मांगती है, किससे, हुमायूं से। ठीक है, बट वो लेटर या वो राखी किसी ना किसी फॉर्म में नहीं मिल पाती है हुमायूं को। हुमायूं तक वो मैसेज या संदेश ही नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, पहुंच ही नहीं पाता, जिसके बाद में बहादुर शाह अटैक कर देता है चित्तौड़ के ऊपर। पूरा चित्तौड़ लूट लिया जाता है, विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है, कर्णावती उस समय जौहर कर लेती है। जौहर प्रथा समझते हैं सब? ठीक है, जौहर प्रथा जिसके अंदर महिलाएं खुद को अग्नि के अंदर प्रवेश करा के अपनी जान खुद ले लेती थी। ठीक है, जैसे सती एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म में देखते हो, वैसी जौहर की प्रथा राजपूतों में बहुत प्रचलन में थी। उसमें ये होता था कि अगर वॉर के अंदर पुरुष गए हुए हैं, पुरुष ही लड़ते थे सारे के सारे वॉर, अगर वॉर के अंदर पुरुष गए हुए हैं तो महिलाएं घर में वेट किया करती थी। वो क्या करती थी, एक बहुत ही विशाल तरीके से एक कह सकते हो आप कि ग्राउंड होता था, बड़ा सा ग्राउंड, जिसके अंदर आग लगाई जाती थी। ठीक है, और वो ग्राउंड का जो पोर्शन होता था वो होता था टनल के अंदर, पूरा नीचे, जमीन के नीचे का इलाका जो होता था, उसमें आग लगा दी जाती थी पूरी की पूरी।
ठीक है, और वेट किया जाता था कि संदेश क्या आ रहा है। अगर जीत गए तो अच्छी बात है, सारी महिलाएं वहां तैयार होकर आती थी, दुल्हन बन के प्रॉपर तरीके से आया करती थी, ठीक है, और वहां पे आके सब कलेक्ट होकर इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है। अगर मैसेज आया कि राजा मारे गए या राजा ने वहां पे पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, अब राजा वापस नहीं आएंगे, ये सत्ता अब दूसरे शासक के हाथ में चली जाएगी, तो वो लोग अपने मान सम्मान के लिए क्या करते थे, सब उस आगे में कूद जाया करते थे, ठीक है। इस प्रथा को क्या कहते थे, जौहर की प्रथा। जौहर की प्रथा देख के मतलब सारे विदेशी जितने भी भारत के अंदर आए, चाहे मुगल्स हों, चाहे वो उससे पहले के दिल्ली सुल्तान के लोग हों, चाहे फिर ब्रिटिशर्स, सब चौंक जाते थे कि महिलाओं में इतनी हिम्मत भारत के कैसे है कि वो जौहर जैसी प्रथा को कर लेती है ना। तो ये चीजें काफी ज्यादा लोगों को चौंकाती थी, बट मान सम्मान के लिए राजपूत की महिलाओं के अंदर ये परंपरा थी, वो ऐसा कार्य किया करती थी। कर्णावती उस समय में जौहर कर लेती है। जौहर के बाद में ये न्यूज अब जाती है किसके पास में, हुमायूं के पास, ठीक है। 1535 में जब हुमायूं को ये पता चलता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह की वजह से चित्तौड़ के महारानी जिन्होंने मुझे वहां से राखी भेजी थी, है ना, जो मुझ तक नहीं पहुंच पाई, उन्होंने अब जौहर कर लिया, तो अब क्या करते हैं ये हुमायूं, इस बात को लेके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो बहादुर शाह के पीछे पड़ जाता है, ठीक है, या बहादुर शाह को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे 1535 में एक लड़ाई दिखाई देती है। वो लड़ाई ये है कि अफगानों से तो निपट चुका, और अफगान के लोग बहादुर शाह को सपोर्ट भी किया करते थे, क्योंकि बहादुर शाह कहीं ना कहीं राजपूतों का भी दुश्मन था, और दूसरी तरफ मुगल्स को भी लगातार परेशान किया करता था, ठीक है। तो ये पीछे पड़ जाते हैं किसके, बहादुर शाह के, हुमायूं। और हुमायूं बहादुर शाह को ढूंढता हुआ गुजरात पहुंचता है, गुजरात में अपना डेरा डालता है, पूरे गुजरात को जीत लेता है। बहादुर शाह को मजबूरी में ये छोड़ के यहाँ से भागना पड़ता है। बहादुर शाह भागता है पुर्तगालियों के पास में। इस समय पुर्तगाली आ चुके ना, पुर्तगाली तो आ चुके ना। कब आए थे पुर्तगाली, 1858 में आ चुके थे, और ये समय तो 1535 का चल रहा है, तो पुर्तगाली तो है ना भारत के अंदर। तो ये भागता है किसके पास, पुर्तगालियों के पास में। अफगानों से मदद मांगता है, बट अफगान खुद पहले भी हार चुके हैं, पीछे आप देखे हुए चौसा के समय में। फिर से किसकी तरफ भागता है, पुर्तगालियों की तरफ भागता है, और पुर्तगालियों की तरफ भाग के उनसे मदद मांगने का प्रयास करता है। उनसे मदद भी मिलती है, लेकिन पुर्तगाली तो चाहिए प्रॉफिट, व्यापारी लोग, है ना, कैपिटलिज्म, तो वो पूंजीवादी की बात करते। वो कहते तुम हमें क्या दोगे जिसकी वजह से हम तुम्हारी मदद करें या तुम्हारा संरक्षण करें। तो उसने बोला मुझे कुछ पोर्ट्स चाहिए, पुर्तगालियों ने बोले मुझे कुछ बंदरगाह चाहिए, अगर आप ये बंदरगाह मुझे दे देते हो तो ले जाओ। अब गुजरात तो पोर्ट एरिया ही है पूरा का पूरा, तो गुजरात के पोर्ट एरिया को कौन, बहादुर शाह किसके हवाले कर देता है, पुर्तगालियों के हवाले कर देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, आईएएस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2022 का ही क्वेश्चन है, उसमें यही वर्ड पूछा गया था जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी तरीके से पूछा गया था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना के पूछे नहीं पता, स्टोरी जो आप सुन रहे हो वो आंसर्स क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बहादुर शाह ने क्या करा, यहाँ पे अपनी कुछ टेरिटरीज जो गुजरात के थे, कुछ बंदरगाह जो थे जिसके अंदर दमन एंड दीव भी शामिल था, ऐसी कुछ टेरिटरी उठा के किसको दे दी, पुर्तगालियों को उठा के दे दी, ठीक है। पुर्तगालियों ने इसका संरक्षण किया, इसको हुमायूं से बचाया, और हुमायूं से बचाते हुए यहाँ पे लेके चले आए और इसे अपने संरक्षण में रख लिया। हुमायूं भी उस समय पुर्तगालियों से नहीं भिड़ना चाहता था, उसे ऐसा कोई वॉर क्रिएट नहीं करना था कि पुर्तगालियों से लड़े। वो तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के पीछे पड़ा हुआ था, और ये पीछा करते करते उसने पूरे गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। गुजरात को कंट्रोल में ले लिया, गुजरात उसके पॉलिटिकल कंट्रोल में है, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल में किसका था, अभी पुर्तगालियों के था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उस समय का बड़ा भेद यही है कि उस समय इकोनॉमिक कंट्रोल में आ गया था पुर्तगालियों के, और राजनीतिक तौर पे किसके हाथों में था, हुमायूं के हाथों में था। तो गुजरात भी जीत लिया, बिहार और इधर का इलाका जो है उसके ऊपर भी अभी जाएगा ये। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जो भी इलाका था वो भी इसके आसपास आ चुका था। अब हुआ क्या कि बहादुर शाह जो व्यक्ति है, इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से हो जाती है। वो ये हो जाती है कि 1535 के अंदर इन्होंने पुर्तगालियों की मदद ली, उनको अपना सारा का सारा व्यापार भी दे दिया, और संरक्षण लेते घूम रहे थे, ठीक है। तो संरक्षण लेते लेते वापस से बहादुर शाह को गुजरात के अंदर फिर से इंस्टॉल कर देते हैं पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली राजनीतिक शक्ति भी हुमायूं से डील करवा के क्या किसको दिलवा देते हैं, किसको, बहादुर शाह को दिलवा देते हैं।
तो हुमायूं अभी भी पीछे पड़ा, बट अभी अपने कुछ और कैंपेन में व्यस्त था वो, अभी आप वो कैंपेन भी देखोगे। तो बहादुर शाह की तरफ हुमायूं नहीं जा पाता है, लेकिन बहादुर शाह की गलतियों का भुगतान उसे स्वयं करना था, इस वजह से हुमायूं के हाथों नहीं मारा गया शायद, है ना। तो हुआ ये कि बहादुर शाह जब पुर्तगालियों से व्यापार की डील कर रहा है, गुजरातियों के साथ में वहाँ पूरी तरीके से गुजरात के लोगों पे रूल कर रहा है, तो होता ये 1537 का समय काल है। पुर्तगालियों के साथ में ये एक शिप के अंदर जाते होते हैं, जहाज में जाते होते हैं, जहाँ एक इकोनॉमिक डील चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक डील का मतलब कि पुर्तगाल के इस बंदर गुजरात के इस बंदरगाह के ऊपर पुर्तगाली यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, या इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो एक इकोनॉमिक डील चल रही है। उसी इकोनॉमिक डील के दौरान पुर्तगाली लोग अरेबियन सी में इसको धक्का दे देते हैं, ठीक है, और धक्का देके इसको अरेबियन सी में बहा देते हैं, ठीक है। तो बड़ी दर्दनाक मौत थी और बड़ी धोखे वाली मौत थी। दोस्त बना के ले गए और फिर वहीं नदी में बहा के चले आए, नदी नहीं समुद्र में बहा के चले आए ना। तो अरेबियन सी में इसको फेंक देते हैं पुर्तगाली ले जाके। वो भी समझ जाते हैं कि इसका कौन पूछने वाला है ना, ना तो मुगल समर्थन में है पूरी तरीके से, अफगान समर्थन करने नहीं आया, अकेला है, हमारी पूरी भरोसे पे बैठा हुआ है। तो जब हम इसके भरोसे बैठे हुए, क्यों बैठे हैं इसके भरोसे, पूरा का पूरा कंट्रोल हम ही ले लेते। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की हत्या कर देते हैं, यहाँ पे अरेबियन सी में फेंक देते हैं उसको, जिसके बाद में पूरा का पूरा गुजरात पे कंट्रोल किसका देखने को मिलेगा आपको, पुर्तगालियों को। अब पुर्तगालियों की इकोनॉमिक डील चलती रहेगी मुगलों के साथ में, मुगल्स आएंगे जाएंगे, पुर्तगालियों के साथ में इकोनॉमिक डील करते रहेंगे। राजनीतिक रूप से अभी भी ये मुगलों के साथ में ही आ जाता है। तो ये एक संघर्ष था जो कहीं ना कहीं आप चित्तौड़, गुजरात और अफगानों को मिलाते हुए 1537 तक समाप्त करेंगे, जिसके अंदर हुमायूं का रोल भी आपने देखा, ठीक है। इसके बाद में चौसा की लड़ाई होती है 1539 में और कन्नौज की लड़ाई होती है 1540 में। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये सीधा शेरशाह सूरी के साथ की लड़ाई है, ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ की लड़ाई है। इन लड़ाइयों के बारे में थोड़ी चीजें बता दूं, जैसे चौसा की लड़ाई 1539, ठीक है, 1539 में चौसा की लड़ाई जब होती है तो ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में काफी भयंकर तरीके से हुमायूं हारता है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, चौसा के अंदर होता क्या है बेसिकली, चौसा वहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल जो था वो वहां के कुछ लोकल रूलर्स का था, जैसे बिहार और बंगाल के कुछ रूलर्स वहां पे रूल किया करते थे। अब शेरशाह वहां पे उभरता हुआ एक शासक था, ठीक है। शेरशाह के संघर्ष पहले भी हुए हैं हुमायूं के साथ में, जैसे अगर मैं कहूं कि 30 से लेकर 40 के बीच में, क्या 30 से लेकर 39 के बीच में भी बहुत सारे संघर्ष हुए, बट वो बड़े छिटपुट से संघर्ष होते थे, आपस में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता था, बात खत्म होती थी, समाप्त होकर चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, बंगाल के एक शासक थे, उन शासक ने इन्वाइट करा इस समय किसको, हुमायूं को, कहाँ पे, चौसा में। उन्होंने इनवाइट करके बुलाया इन्हें, और इनवाइट करके बुलाया, बोला कि चौसा हो चाहे फिर इधर उधर का पूरा बंगाल या बिहार का उड़ीसा का इलाका हो, सबके ऊपर शेरशाह अपनी शक्ति मजबूत कर रहा है ना। ये न्यूज जैसे ही हुमायूं को मिलती है, हुमायूं बंगाल के शासक के इनविटेशन पे भागे भागे चले आते हैं, और भागे भागे चले आने के बाद चौसा के ऊपर आके बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठने का मतलब ये था 4 महीने तक इसने चौसा के अंदर अपना समय गुजारा है, ठीक है। 4 महीने तक इसने चौसा की बाउंड्री को पूरा सीज कर दिया था कि शेरशाह इससे आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो शेरशाह चौसा की बाउंड्री से आगे ना बढ़ पाए, मतलब अब उत्तर प्रदेश की राजधानी या उत्तर प्रदेश के इलाकों में या दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए, इस वजह से उसने चौसा को पूरा घेर दिया। चौसा को घेरने के बाद में 4 महीने जब इसने यहाँ पे समय गुजारा, उसी समय काल के अंदर मैंने आपको बोला था इसके भाई ही इसके दुश्मन थे, वो चाहते थे सत्ता और गद्दी को छीनना। तो ये स्वयं जाके जब चौसा में बैठ जाता है तो वहां पे इसका एक भाई था कामरान, ठीक है। कामरान, 4 भाइयों में मैंने एक भाई कामरान भी बताया था। कामरान जो गवर्नर था वो उस समय में काबुल उबुल के साइड का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, काबुल मुल्तान के साइड का गवर्नर हुआ करता था। वो दिल्ली आता है और दिल्ली आके अपने आप को शासक नियुक्त कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, शासक नियुक्त कर देता है। कामरान इधर अपने आप को शासक नियुक्त कर देता है क्योंकि उसे तो पता दिल्ली की सत्ता खाली पड़ी हुई है, क्योंकि हुमायूं कहाँ है, चौसा में गार्ड बने बैठे हुए हैं, ठीक है, कि वो निकल के ना आ जाए वहां से शेरशाह सूरी, ठीक। तो कभी बुद्धि लगानी चाहिए, इसने बुद्धि नहीं लगाई पूरे शासनकाल में अपनी, या लगा ली तो बहुत ज्यादा लगा ली,
ठीक है। अब ये एक गार्ड बनते जब तुम पूरी टेरिटरी पे बैठे पड़े हो, ये तो तुम्हें अपनी सेना को बैठाना चाहिए था, खुद क्यों बैठ गए वहां पे जाके? वहां तो पद्मावती भी नहीं थी, है ना? अलाउद्दीन तो बैठा था, पद्मावती तो थी ना कम से कम वहां पे, तो यहाँ तो पद्मावती भी नहीं थी। अब ये गार्ड बन के बैठा हुआ है वहां पे पूरा, ठीक है। अब गार्ड बन के पूरी तरीके से इसने चौसा को घेर लिया, घेरने के बाद में उसको आने नहीं दूंगा, ये वाला सीन। लेकिन इसके ना आने की वजह से ऊपर दिल्ली की गद्दी चली गई। कामरान ने अपने आप को शासक वहां घोषित कर दिया, ठीक है। जैसे ही कामरान ने अपने आप को शासक घोषित किया, इसने क्या करा था, ये वेट भी करा रहा था जानबूझ के। शेरशाह सूरी किसको वेट करा रहा था? हुमायूं को। ये जानबूझ के वेट करा रहा था। समय था अप्रॉक्स, अगर आप मान के चलो तो समय होगा फरवरी मार्च का, जब जिस समय में ये गया था वहां पे चौसा को घेरने। 4 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरने के बाद धीरे धीरे समय किसका आ गया? बरसात का, ठीक है। बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, बरसात का समय आ जाता है। हम लोग देखते हैं जुलाई जुलाई के अंदर बारिश होना अच्छे से शुरू हो जाती है, ठीक है। 4-5 महीना ये वहां बैठा। इसको जैसे ही पता चला कि अरे कामरान ने गद्दी ले ली है, ठीक है, कामरान की गद्दी लेने को शेरशाह सूरी समर्थन दे देता है। कहाँ बैठा हुआ? चौसा में, ठीक है। अब इसको ये बात नहीं समझ आती है कि वो खुद आया था या इसके द्वारा बुलाया गया था, और इसने बुलाया भी नहीं था, शेरशाह सूरी ने बुलाया नहीं था। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्या अनाउंस कर दिया कि मेरा समर्थन है, मैं चाहता हूँ कामरान बने, ठीक है। ये इस बात से और नाराज हो गया। अब इसने बोला शेरशाह से निपटने से पहले तो मुझे कामरान से निपटना पड़ेगा जाके, ठीक है। कामरान से, और टाइम भी ऐसा था कि कामरान आके भी उसी समय बैठा जिस समय बारिश खूब ज्यादा स्टार्ट हो चुकी थी, और ये भी वेट कर रहा था, कह रहा बैठे रहो, कब तक बैठे रहोगे, मैं भी युद्ध नहीं लड़ने वाला, ठीक। ये जैसे ही निकलता है हुमायूं किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, चौसा के इलाके के अंदर चारों तरफ से घेराबंदी कर देता है अब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहता अब मैं नहीं जाने दूंगा, अब तो 4 महीने हो गए, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई, ठीक है, अब मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, ठीक, अब समय गुजर गया, अब तुम नहीं जा सकते यहाँ से, ठीक। 4 महीने बाद जब इसने जाने का प्रयास किया तो किसने घेर लिया उसे? शेरशाह सूरी ने चारों तरफ से घेर लिया। उसने अपनी सेनाएं बिछा दी, ठीक है। इसको तो लगा था आसानी से जब मन होगा निकल लेंगे, लेकिन उतने समय में वो जाल बुन रहा था पूरा का पूरा 4 महीने में सारी टेरिटरी में कहाँ से घेरना है जब ये वापस निकल के भागेगा, ठीक है। चौसा के युद्ध के अंदर ये वापस निकलने का इन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन प्रयास के अंदर ये असफल इसलिए हो गए क्योंकि बरसात का मौसम, हुमायूं को नहीं पता तैरा कैसे जाता है, पानी कहाँ आता है, कैसे कैसे आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी इलाका, इन सब जगहों पे बाढ़ बहुत आती है, ठीक है। वहाँ पे एक नदी भी है काशी नाला रिवर करके, जिससे पूरा का पूरा बाढ़ आ गई उस समय, ठीक है। बाढ़ आ गई बिहार के अंदर, पानी फैल गया पूरा का पूरा। अब इसको समझ नहीं आया मैं कैसे जाऊँ, कहाँ निकलूँ, किस तरफ से जाऊँ, है ना, नहीं समझ आया। अचानक से रात में ये लोग कैंप लगा के रहा करते थे, ठीक है, कैंप लगते थे, सारे लोग कैंप लगा के रहते थे। बाढ़ भी अचानक से आई थी, रात में कैंप में सारे के सारे सोल्जर्स आराम कर रहे थे, सो रहे थे, राजा भी सो रहा है उस समय में, ठीक है, ये सब सो रहे हैं उस समय में। सोते समय पानी अचानक से कैंप में घुस जाता है। जब पानी घुसता है तो वहाँ भगदड़ मचती है, समझ नहीं आता है कि दुश्मन आया या पानी आया, ठीक है। तो उस समय में बड़ा डाउट होता है, तो ये लोग भागे वहां से निकल के, सैनिक इधर उधर भागे। वो मौके का फायदा उठाया किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को पता था कि पानी में लड़ने की, बाढ़ में लड़ने की, तैरने की सारी कला उसे आती है, इन लोग को नहीं आती। उसने अपनी आर्मी को ऐसे ही गाइड किया हुआ था, ठीक है। ये मौके का फायदा उठाता हुआ वो उसी समय अपनी आर्मी को लेकर कैंप में घुस जाता है, जिस समय आर्मी को समझ नहीं आया कि पानी से निपटे या आर्मी से निपटे, है ना। तो जैसे तैसे सेना इधर उधर बच बचा के भागी होगी, ठीक है, सब लोग भागे होंगे। अब इसका घोड़ा था एक, इसका हुमायूं का, ठीक है, हर राजा का एक पसंदीदा घोड़ा होता है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई घोड़ा इसका भी एक था। अब ये क्या है, राजा वाजा जो थे जिस तरीके के वस्त्र धारण करते थे, उस वस्त्रों से आप समझ सकते हो कैसे वस्त्र पहना करते थे, ठीक है। वो वेशभूषा होती थी उनकी, वो रात में सोते भी थे तब भी वैसे पहन के सो जाया करते थे, ठीक है। तो उनका एक तरीका होता था, ये पूरी तरीके से मुकुट उकुट अपना साइड में रख के भले से, लेकिन ड्रेसिंग सेंस उनका वही होता था, उसी तरीके से सोया। तो वो अपना पूरे ड्रेसिंग सेंस, उन्हें पता था ना वॉर कभी भी हो सकता, तैयार रहो एकदम, है ना। तो उस वाले सीन में ही सो रहे थे। अब जैसी बाढ़ आई, पानी वानी आई, घोड़ा चिल्ला के भागा, ठीक है। घोड़ा जब चिल्ला के भागा, हुमायूं भी चिल्ला के भागे, बोले अरे हुआ क्या अचानक से। इन्होंने इधर उधर देखा, ये फटाक से अपने घोड़े पे बैठे, ठीक है, एकदम क्या हुआ, डायरेक्ट जाके अपने घोड़े के ऊपर बैठ गए, ठीक। अब घोड़े को भी नहीं पता बाढ़ क्या होती है, पानी क्या होती है, उसने कभी देखी नहीं बाढ़ पानी वानी क्या होती है, कहाँ कम पानी कहाँ ज्यादा पानी, ठीक है। वो क्या करा, लेके इन्हें जो भागा है और भाग के सीधा कूद गया नदी में, ठीक है ना। एक
रोड क्या पता उसे रोड कहाँ पे है, पानी कहाँ पे, उसे तो सब पानी पानी लग रहा था, वो कहाँ कूद गया, नदी में लेके कूद दिया, ठीक है। अब शहंशाह तैर रहे हैं नदी में, इन्हें तैरना नहीं आता पहली बात तो, ठीक है। अब सोचो जरा तो, ये तैरते 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 पता नहीं ये पानी के अंदर डूब ही रहे थे उस समय, डूबते डूबते अचानक से एक व्यक्ति की नजर पड़ गई इसके ऊपर, ठीक है। अब ये चौसा का अंत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये बुरी तरीके से भागे, जहां पे कंट्रोल किसका विस्थापित हो गया बुरी तरीके से, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इनकी आर्मी को इतना कंफ्यूज या पर्पलाइज्ड कर दिया, जिसकी वजह से सूरी की शासक जो सत्ता थी वो पूरी की पूरी सत्ता अब चौसा पे भी अपना कंट्रोल कर लेती है, और इधर ऊपर से हुमायूं भी भाग चुका है यहाँ से, ठीक है। तो हुमायूं के भागने की वजह, क्योंकि सबको अब ये लगा कि नदी में घोड़ा लेके गया तो घोड़ा तो गया ही गया, हुमायूं भी गया, ठीक है। सबको ये यकीन हो चुका था कि हुमायूं भी अब निपट गया होगा, कि उसे तैरना वैरना तो आता नहीं। तो जब वो नदी में गिरे जाके, तो पता नहीं कहाँ तैरते तैरते गिर गए, बेहोश हो गए, जो भी हुआ, गिरते हुए तैरते हुए जा रहे थे, तो अचानक से एक व्यक्ति की नजर पड़ गई। वैसे बहुत पहले फिल्मों में उन्होंने देखा होगा तुम लोग ने, है ना, आजकल तो सीरियलों में भी आता है ना। तो वहां पे कोई जा रहा था तो किसी की नजर पड़ गई, डाला, खींच लिया, निकाल लिया, है ना, ऐसा होता है ना। तो बहुत कुछ होता है, ऐसा देखते थे हम लोग। तो ये कहानी रियल है एक्चुअल में। एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन एक मछुआरा था, ठीक है। शहाबुद्दीन एक मछुआरा था, वो तो मछली पकड़ने आया था, ठीक है। मछली पकड़ने, उसे क्या पता था मछली इतनी बड़ी लग जाएगी हाथ में मेरे, है ना। तो उसने वही अपनी बंसी वंसी डाली होगी, डालने के बाद में उसने चेक किया। अब जब उसने इसे खींचा पकड़ के, तो पूरी वेशभूषा के अंदर ये अपना पूरा मुकुट वुकुट पहने, मुकुट तो चला गया, लेकिन अपने ड्रेस व्रेस पहने जा रहे हैं तैरते हुए, ठीक है। अब तैरते हुए जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने नहीं पहचान पाया यार कौन है कौन नहीं। कोई फोटो थोड़ी छपते थे ना, मीडिया में कोई आता था उस समय कि ये हुमायूं भारत का राजा होगा, है ना। तो इस सब के बारे में, और जो व्यक्ति पर्सनल जाके मिला नहीं होगा, उसने कभी देखा भी नहीं होगा ये भारत का राजा होगा नहीं होगा, ठीक है। उसे लगा होगा कोई बेचारा फंस गया होगा, परेशान होगा, ठीक है। तो उसने इन्हें खींचा, खींचने के बाद में भाई वो पेट वेट दबा के पानी वानी नहीं निकालते, कुल्ला उल्ला कर देता आदमी, फिर उसके बाद में ऐसा होता है। तो ऐसा पानी वानी निकाल ले, ठीक है। पानी वानी निकाल के इन्हें होश आया, ये उठ के एकदम उसके झापड़ खींच देते हैं, ठीक है। उसने बचाया इन्हें, और ये उसको एक झापड़ रसीद देते अच्छे वाला, ठीक है। शहाबुद्दीन इनको उल्टा हापक देता है, कह रहे तो बचाया मैंने तुम, है ना, वैसे तुम मेरे पर हाथ उठा रहा। तो कहता तुम जानते नहीं हो, तुम भारत के शहंशाह से बात कर रहे हो। काहे का शहंशाह, कौन सा शहंशाह है, अभी जा रहे थे तैरते हुए तो कौन देख रहा था तुम्हें, कहा भी शहंशाह हो तुम, है ना। अब उसे क्या पता, वही हुमायूं, वो भी अपने मछुआरे वाली लैंग्वेज में बात कर रहा था उस हिसाब से। और उस समय में नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कैसे पता चलता उस बेचारे को कि ये राजा है, ठीक है। अब आज के समय में एक अगर आप इमेजिन लगाओ, इमेजिन सोचो जरा, अगर मोदी जी नदी में बहते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे अगर मिल गए किसी को, किसी ने बंसी डाली, खींचा पकड़ के, तो कोई यकीन करेगा मोदी जी बहते हुए जा रहे होंगे, भारत का राजा बहता हुआ जा रहा है, कोई यकीन कर पाएगा क्या, कभी भी। वो तो सोचो इतनी मीडिया में रहते हैं, उसके बाद में भी लोग नहीं पहचान पाएंगे जल्दी, है ना। तब कैसे उस समय में पहचान लेता, ठीक है। फिलहाल वो व्यक्ति बचाता है, इन्हें थोड़ा बहुत होश आता है, ये होश में आते हैं अपने, वो इन्हें बताता है मैंने कि तुम्हें बचाया, ठीक है, तुम जा रहे थे। तब वो अपना किस्सा बताते हैं इस तरीके का। तब शहाबुद्दीन को पता चलता है, वो यकीन करता है कि हाँ हुमायूं है, ठीक है। और शहाबुद्दीन से वो उस समय मदद मांगते हैं। शहाबुद्दीन कहता है मैं मछुआरा हूँ, मछुआरे के अलावा आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली वो जान बचाने का एक रिवॉर्ड देंगे आगे चल के इनको। जब 1555 में ये वापस शासक बने, तो इन्होंने शहाबुद्दीन को बुलाया। शहाबुद्दीन से बोला था कि तुमको मैं एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा जब मैं गद्दी पे वापस बैठूंगा, ठीक है। तो शहाबुद्दीन एक दिन का राजा बनता है। बड़ा चालाक मछुआरा था, बहुत चालाक। इतिहास बड़ी मुश्किल से नाम देता है किसी को अपने यहाँ दर्ज होने के लिए, और जिसका इतिहास में नाम होता है बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वो उसमें क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास में नाम अगर जुड़ गया तो वो अलग ही बात होती है। शहाबुद्दीन को पता था एक दिन के राजा होने से कौन सा ही मेरा इतिहास में नाम जुड़ जाएगा, मैं क्या ही कर लूँगा। वो एक दिन के लिए राजा बन के बैठा और उसने चला दिए चमड़े के सिक्के, ठीक है। उसने पूरे देश में चमड़े के सिक्के चला दिए, लेदर, चमड़ा जो होता है, ठीक है। चमड़े के सिक्के आप सोच भी नहीं सकते कोई चमड़े के सिक्के चलाए, है ना। उसने चमड़े के सिक्के चला दिए। चमड़े के सिक्के की वजह से आज तक उसका नाम पॉपुलर है। पूरी दुनिया में एकमात्र शासक जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है, वो शहाबुद्दीन है। एक दिन के लिए बैठा और उसने इस तरीके का काम करके ये सिद्ध कर दिया चालाक मछुआरा तो था, ठीक है। तो बेसिकली ये रिवॉर्ड उसको मिला, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी जान जैसे तैसे बचाई। जान बचा के इन्होंने वापस से अपनी आर्मी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आर्मी घोड़े सब तो बह गए बाढ़ में। वो कहाँ है, कोई नहीं है उस समय में, कोई भी नहीं है।
अब जब कोई है नहीं तो फिर ये क्या करेंगे, नई आर्मी को कलेक्ट करेंगे, नए लोगों को बुलाएंगे। तब ये गए पंजाब के अंदर। पंजाब में अंबाला एक जगह थी, पटियाला, ठीक है, उस जगह पे एक वहां के राजा थे जिनसे इन्होंने मदद मांगी, ठीक है। अब वो राजा जो थे वो इनको काफी खास माना करते थे अपना, ठीक है। होता है कि कोई ना कोई रीजनल व्यक्ति या रीजनल शासक अच्छे शासक का दोस्त हुआ करता है, वो भी उस समय में उनके दोस्त थे। तो उन्होंने इनकी मदद करने के लिए अपनी कुछ आर्मी की सेना, कुछ पैसे और सारी चीजें अफोर्ड करके किसी न किसी तरीके से हुमायूं को प्रोवाइड करवाए। हुमायूं ने जब ये सारी चीजें कलेक्ट करी, इकट्ठी करी, आर्मी थोड़ी बहुत अपनी मजबूत करी, फिर इसने हिम्मत दिखाई कि अब शेर शाह के ऊपर अटैक करते हैं। शेर शाह ने अभी दिल्ली नहीं ली है, ध्यान रखिएगा। 1539 में हरा जरूर दिया, लेकिन हुमायूं से भी गद्दी ली नहीं है। हुमायूं वापस से अपनी सेना कलेक्ट करता है, कामरान बैठा हुआ है वहां गद्दी के ऊपर, ठीक है। वहां पे अपनी सेना कलेक्ट करता है, सेना कलेक्ट करके वापस जाता है कन्नौज की तरफ। कन्नौज का उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिलग्राम कन्नौज है वही जगह है, ठीक है। बेसिकली अभी बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध इसी को बोला जाता है, कन्नौज की लड़ाई इसी को बोला जाता है। तो बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई हुई उसके बाद 1540 के अंदर, जिसमें आप नो डाउट समझ सकते हो कि हुमायूं के पास वो शक्तिशाली सेना नहीं है, उतने ट्रेंड शासक के तौर पर आर्मी नहीं है उसके पास में, वो खुद हार चुका था इतने बड़े युद्ध में, तो अब उसके पास में हिम्मत नहीं है कि वो वापस से इतनी बड़ी लड़ाई में फिर से जीत पाए। उधर शेर शाह सूरी अपने आप को बहुत ट्रेंड कर चुका है ऑलरेडी, उसको सब पता है कि किस तरीके से हुमायूं को दबाना है या हराना है, और वो वापस से क्या करता है, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई जिसको हम लोग 1540 कहते हैं, जिसमें शेर शाह अगेन फिर हुमायूं को हरा देता है। अब हुमायूं फाइनली मजबूर हो जाता है और मजबूरन क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी गद्दी सत्ता सब छोड़ने के लिए मजबूर होकर चला जाता है, ठीक है। 1540 में शेर शाह यहाँ आता है, कामरान से तो बस सीधा कहता है चलो हटो, कामरान हट जाते हैं, ठीक है। उसे भी पता है जो हुमायूं को नहीं बख्शा वो कामरान को क्या बख्शेगा, है ना। तो कामरान यहाँ पे थोड़ी अपनी सद्बुद्धि दिखाते हुए और कामरान को वो वापस दे देता है, कहता जाओ काबुल मुल्तान में बैठो, जाके मेरे से जो मदद मांगनी है ले लेना, है ना। शेर शाह यहाँ पे आके 1540 में सूरवंश की स्थापना कर देता है और सूरवंश 1540 से 55 तक इसी तरीके से फिर चलता रहेगा। फिर हुमायूं को क्या हुआ, हुमायूं कहाँ गया, क्या करा उसने, वो बेसिकली 1540 में यहाँ से हारने के बाद में पंजाब की तरफ गया। 2 साल तकरीबन उसने वहां गुजारे। 1542 में पंजाब के ही अंदर अकबर का जन्म होता है, ठीक है। 1542 में ही पंजाब के अंदर किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। अकबर को नवजात अवस्था में ही छोड़ के ये चला जाता है ईरान की तरफ। कहाँ चला जाता है, ईरान की तरफ, ठीक है। तो ईरान की तरफ, यहाँ ईरान के राजा इसको शरण देते हैं और शरण देने के बाद में ये अपना समय वहां गुजारता है, अपने आप को ट्रेन करता है, काफी संघर्ष करता रहता है। समय समय पे भारत में छुप छुपा के आना, मिलना अपने परिवार से, फिर वापस भाग के जाना, ये सब इसके समय काल की काफी संघर्षपूर्ण स्थिति थी। काफी संघर्ष करता रहा इस पूरे के पूरे समय काल के अंदर। अकबर को ना कभी देख पाया ज्यादा समय तक, ना उसको किसी तरीके से ट्रेन कर पाया, लेकिन वहां पटियाला या अम्बाला के जो राजा थे उन्होंने अपने संरक्षण में रख के इसको काफी परवरिश दी, है ना, और काफी ज्यादा संभाला। तो अकबर के संरक्षण के लिए इसने महामंगा को भी अपॉइंट किया हुआ था। महामंगा भी आप लोग आगे पढ़ोगे, कौन महामंगा, कैसे महामंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या करा, यहाँ पे भारत के अंदर अपने परिवार को छोड़कर ईरान में कई सारी ट्रेनिंग करी, बहुत ज्यादा आर्मी कलेक्ट करने का प्रयास किया, वहां के राजाओं से समर्थन लेने का प्रयास किया। अब आप सोचिए ये कहानी वैसे ही हो गई कि बाबर आया था जैसे भारत के अंदर, वैसे ही अब हुमायूं को भारत के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। जहां से कहानी शुरू हुई थी वापस वहीं चली गई। जिस पूरे संघर्ष से बाबर भारत के अंदर एंट्री किया था, उस पूरे संघर्ष से हुमायूं को भी एंट्री करनी पड़ेगी। 1540 से 55 के दौरान हुमायूं यही करता रहा। कभी वो वहां समरकंद के इलाके जाता, कभी वो फरगना के इलाके जाता, कभी वो तशकोनिया के इलाके में जाता, कभी काबुल जाता, कभी मुल्तान जाता, और ऐसी तमाम जगहों पे या तो शासकों से संधि करता था या उनको हराने का प्रयास करता था और ऐसी जगहों को जीता करता था। और जीतते 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 कहां पहुंचा, लाहौर, और लाहौर से पंजाब के शासकों का समर्थन प्राप्त करके फाइनली ये एंटर करने जा रहा है अब कहां, दिल्ली के अंदर, ठीक है। और दिल्ली के अंदर एंटर करने का प्रयास इसने 45 तक बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पता था उस समय में कौन था, शेर शाह सूरी, जिसने इसे बार बार हराया है, हर जगह हराया है। तो शेर शाह सूरी से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सूरवंश का भी अंत हो गया। उस समय में कमजोर सूर शासक आ गए, जिनके समय में राजनीतिक व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं बची थी जितनी यहाँ पे शेर शाह सूरी ने बनाई हुई थी, ठीक है।
तो 1555 का समय है। 1555 में वापस से आता है। सूर साम्राज्य में इस समय में सिकंदर सूर शासक थे यहाँ पे, और सिकंदर सूर एक कमजोर शासक था, जिसके तहत ये भारत के अंदर एंटर करते हैं। इस पूरी की पूरी आर्मी को जो हुमायूं की तैयार करता है, इतना मजबूत करता है, वो एक व्यक्ति जिसका नाम था क्या, किसी को पता है? बैरम खान। ठीक है, कौन है? बैरम खान। बैरम खान एक सेनापति कमांडर के तौर पर हुमायूं की सेना को मजबूत करके भारत के अंदर एंट्री करता है। भारत के अंदर एंट्रेंस के दौरान अब ये जो लड़ाइयाँ अब आप लोग आगे देखोगे कि इसकी लड़ाइयाँ आगे जो दिखाई देंगी 55 नहीं, बेसिकली 55 में ही ये आके सत्ता के ऊपर स्थापित हो जाता है। सिकंदर सूर से लड़ाइयाँ हुई, कुछ युद्ध हुए, और इन युद्ध के बाद में अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करता है, और प्राप्त करके जीत के वापस गद्दी पे बैठ जाता है। उस समय 1555 की अगर बात करूं मैं, तो 42 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर मात्र 13 साल का था, 55 की उम्र। ठीक है, उस समय में अकबर हुमायूं के साथ में युद्ध भूमि में गया था वॉर लड़ने। ठीक है, 13 साल के बाद में। तो शासक अगर महान बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता जरूर है। 13 साल की उम्र में जो व्यक्ति वॉर लड़ने वॉर फील्ड में चला गया, वो सोचिए आज के समय में कैसा हो सकता है ना। आज के समय में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 13 साल का बच्चा IPL में सेलेक्ट हुआ है, अभी उसका ऑप्शन हुआ है 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया उसको, है ना। तो कितना बड़ी बात लगती है, 13 साल का बच्चा क्रिकेट खेलने आया, बताओ, और IPL में खेलेगा इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में, और ये युद्ध लड़ रहा है जहां जान जा सकती है। ठीक है, 13 साल की उम्र में। और ऐसा ये नहीं है, भारत के इतिहास को पूरा उठा के छान लीजिए आप, वही शासक बहुत बड़ा बना है जिसने कुछ अलग किया होगा। ठीक है, अकबर 13 साल की उम्र में युद्ध भूमि में कदम रख दिया था, बैरम खान के संरक्षण में हमेशा रहा। बट फॉर्चुनेटली भी कह लो, अनफॉर्चुनेटली भी कह लो, कि 55 से 56 में ही हुमायूं यहाँ बैठ पाया। अकबर दिल्ली अभी भी नहीं आया था। अकबर अभी भी कहाँ था? पंजाब में ही था। ठीक है, पंजाब में ही था। 56 में न्यूज आती है कि हुमायूं दीन पनाह लाइब्रेरी से स्लिप करके गिरा और गिर के मर गया। ठीक है, तो एक शासक है जिन्होंने एक राइटर है जिन्होंने बदायूं दी, अबुल फजल ने इनके बारे में लिखी है ये बात कि वो शासक जो हमेशा गिरता रहा, लुढ़कता रहा, और गिर के लुढ़क के ही मर गया। ठीक है, दीन पनाह लाइब्रेरी इसने स्वयं बनवाई थी। 55 में जब आया तो आने के बाद में इसने दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाई। लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ जो थी, बेसिकली आज भी जाओगे तो आप देखोगे दिल्ली के अंदर जाके उसके कुछ तत्व अभी भी देखने को मिलते हैं। वो सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी जहाँ से हुमायूं गिरा। ठीक है, वो सब चीजें, तो ये अपनी जो है उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलते हैं, फिसल के नीचे गिरते हैं, और नीचे गिर के वहां की मृत्यु हो जाती है। ये खबर बहुत ज्यादा ना फैले, लोगों को पता ना चले, इस वजह से इस खबर को छुपाया जाता है। लोगों को नहीं बताया जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि अभी अभी तो सूरवंश से सत्ता हाथ में आई ही थी। अगर अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अगला शासक जो बनने वाला वो मात्र एक 13.5 साल का लड़का है ना, क्योंकि और कोई है नहीं उस समय हुमायूं के अलावा, हुमायूं का बेटा अकबर के अलावा जो जहां की सत्ता स्थापित कर पाए अपनी। तो वो 13.5 साल के बच्चे से भी सामने लड़ने के लिए कोई भी तैयार हो सकता है। और वैसे भी इस समय में बड़े संघर्ष अफगानों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य, हेमचंद्र जिसको बोला जाता है, हेमू तैयार खड़ा हुआ था वापस से अफगान सत्ता को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये सब खतरे थे जिसकी वजह से नहीं बताया गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। बट ये न्यूज धीरे धीरे जाके बैरम खान ने किसको पहुंचा दी? अकबर को। और अकबर से बोला तैयार हो जाओ, भारत के अगले राजा तुम अगली तारीख से ही बन रहे हो। ठीक है, अनाउंस कर दिया गया। अकबर ने अपना ताजपोशी कराई पंजाब के अंदर ही। पहली ताजपोशी अकबर की कहाँ हुई थी? पंजाब में ही, पटियाला अम्बाला के इलाके में, वहीं पहली ताजपोशी उसकी होती है। वहीं ताजपोशी करके अकबर निकलता है दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जब खामोशी से निकलने का प्रयास करता है, सबको ये न्यूज़ धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाती है कि हुमायूं मर गया। और हुमायूं मरने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है। हेमचंद्र सीधा अटैक करता हुआ बिहार, बंगाल, बंगाल सब जीतता हुआ दिल्ली की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। हेमू बोला जाता था, वो व्यक्ति था जैसे आज के समय में माइक टाइसन बोलेंगे, है ना। माइक टाइसन कोई लड़ाई हारा कभी? पहली लड़ाई हारा अभी जाके कहते हैं उसको, है ना। अगर आपने माइक टाइसन का कभी कैरियर देखा होगा तो बॉक्सर है, ठीक है, और वो कभी अपने जीवन में कोई लड़ाई नहीं हारा, कोई चैंपियनशिप नहीं हारा, उसको कभी कोई हरा नहीं पाया। अभी जाके 50 साल की 55 साल की उम्र उसकी हो गई है शायद, तो उसने वापस से 15-20 साल बाद फिर से एंट्री ली थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चैरिटी के तौर पर पैसा उठा के इसका लोगों में फंड करा देगा। इस वजह से उसने भी एक लड़ाई लड़ी जिसमें वो पहली बार हारा अभी, है ना। तो ऐसा ही हुआ था कि
पूरे जीवन में हेमू अपने कोई युद्ध नहीं हारा था, बड़े बड़े शासकों से लड़ा, बड़े बड़े लोगों से हरा, सबको हराया था। अब ऐसा बच्चा उसके सामने है जो 13.5 साल का है, तो हेमचंद के लिए तो बहुत आसान है ना, वो तो बहुत आसानी से 13.5 साल के बच्चे को हरा सकता है। ठीक है, तो हेमचंद ने भी डिक्लेयर कर दिया, बोले ऐसा करो पानीपत में लड़ाई रख लो, ठीक है, वहीं आते हैं मिलते हैं, जो जीतेगा दिल्ली की गद्दी उसी। ठीक है, तो हेमू बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो लगभग सारे ही रास्ते को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। पानीपत के अंदर हाँ बुला लिया गया, यहाँ पे अकबर की सेना जो है बैरम खान के संरक्षण में प्रॉपर तरीके से अपने वॉर के लिए तैयार है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, अकबर वर्सेस हेमचंद्र के बीच में इस लड़ाई को जाना जाता है। तो अकबर ने इस समय में यहाँ पे जब एंट्री करने के बाद में हेमू ने जब उसके ऊपर अटैक किया, तो वही कुछ टेक्निक्स जो बैरम खान ने ईरान में सीखी थी, जो वहां से सीखी थी, उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके उसने कंफ्यूज कर दिया पूरी तरीके से किसकी सेना को, हेमू की सेना को, और उस कंफ्यूजन का रिजल्ट मिला कि अकबर ने हरा दिया किसको, हेमू। ठीक है, और हेमू को हराने के बाद में यहाँ पर वास्तविक सत्ता अपनी स्थापित कर ली। वो दौर था कि फिर उसके बाद में मुगलों को किसी ने नहीं छेड़ा। ठीक है, समझ गए लोग कि अब मुगलों को परेशान करना, छेड़ना अब उचित साबित नहीं होगा, क्योंकि इनके पास में जो हथियार है, इनके पास में जो आर्मी है, इनके पास में जो लोग हैं बहुत वफादार है ना। और मुगलों की सेना थी वफादार, इसलिए पॉपुलर भी बहुत ज्यादा। ये भी मुगल अगर मराठे या राजपूतों से भी ट्रीटी कर लेते थे तो राजपूत भी उनके बहुत वफादार होते थे, जैसे जय सिंह वगैरह को भी आप लोग देखोगे, है ना। तो बहुत ज्यादा वफादार सेना मिली थी मुगलों की, जिसकी वजह से इस वजह से मुगल 350 साल तक भारत की जमीन के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर पाए। ठीक है, तो फिलहाल अकबर यहाँ पे आके अपनी सत्ता स्थापित कर लेते। तो हुमायूं को जो संघर्ष था, पूरा का पूरा संघर्षमय जीवन, वो संघर्षमय जीवन अब एक रिजल्ट में कन्वर्ट होता है जब वापस आके अकबर यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करते। तो होता है कभी कभी हम अपने प्रयास करते हैं, हमारे प्रयासों का रिजल्ट कभी कभी हमें ना मिले, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को मिले। वैसा ही हुआ यहाँ पे कि हमारे प्रयासों का सफल हुमायूं जो कर रहा था प्रयास, वो उसको ना मिलकर किसको मिला, अकबर को मिला, है ना। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके द्वारा किए गए कुछ यहाँ पे निर्माण वगैरह जो भी चीजें हैं उनकी भी बात कर लीजिए। यहाँ पे देख लें इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में यही है, जैसे इसने दिल्ली के अंदर दीनपना नामक एक पूरा शहर बसाया था। ठीक है, और ऐसे ही इसने दीनपना नामक लाइब्रेरी नाम भी दिया था जब वो वहाँ पे रहता था। ठीक है, तो मस्जिदों की भी निर्माण यहाँ पे देखने को, दिल्ली में जमाली मस्जिद और ईसा खान की मस्जिद, ये मस्जिदों का निर्माण दिल्ली के अंदर कौन करा रहा है, हुमायूं करा रहा है, इसने यहाँ पे करवाया था। ठीक है, और इसके बाद में एक विधवा थी, ठीक है, उनसे बेसिकली उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा बनवाया। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने बनवाया है। ठीक, कौन है, अमीदा बानो। अमीदा बानो कौन है, हुमायूं की वाइफ ही थी। ठीक है, हुमायूं की वाइफ ही थी अमीदा बानो। ठीक है, तो एक विधवा थी उस समय में जब इन्होंने इनका मकबरा बनाया। हालांकि हुमायूं चाहता नहीं था ऐसा कि उसका मकबरा बने, ऐसा कुछ चीज़ें हो, वो नहीं चाहता था। हुमायूं अपनी कब्र जो है कभी भी दिल्ली में नहीं चाहता था, वो लाहौर में चाहता था कि मेरी कब्र मेरे कुछ लाहौर और के इलाके में बने। तो दिल्ली के अंदर जब इसकी कब्र बनी थी, उधर हेमू अटैक कर रहा था, क्या करा गया, इसकी कब्र को खोद के वापस ले जाया गया। ठीक है, लाहौर के अंदर, लाहौर में फिर इसकी कब्र बनाई गई। फिर वापस में जब अकबर वापस सत्ता पे स्थापित होता है, फिर वहाँ पे एक किला बनवाया जाता है दिल्ली के अंदर, फिर इसकी जो है कब्र को लाके कहाँ शिफ्ट किया जाता है, दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तभी आप देखोगे दिल्ली में, लाहौर में, दोनों जगह इसके देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे हुमायूं की कब्र है। ठीक है, या मकबरा है। ठीक है, तो बेसिकली हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर ही माना गया। ठीक है, दिल्ली के अंदर बोला जाता है। ठीक, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने पूरा हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा के अंदर ही ये पूरा का पूरा संघर्ष बयां है। हुमायूं नामा के अंदर ही ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था कि जिसने ये न्यूज नहीं उठने दी, वो व्यक्ति यही है जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम को पता था कि अगर ये न्यूज बाहर जाएगी, हुमायूं मर गया, तो ये तुरंत सूरवंश के शासक यहाँ के अटैक करेंगे। तो गुलबदन बेगम की ही ये पूरी फिलॉसफी थी, जिसकी वजह से अकबर यहाँ पे आके अपनी सत्ता स्थापित कर पाया, है ना। तो इनका भी काफी ज्यादा योगदान है। ठीक है, हुमायूं ही वो व्यक्ति है जिसने मुगल सत्ता के अंदर चित्रकला की नींव रखी थी। वैसे तो चित्रकला के लिए मुगलों में कौन पॉपुलर है,
कौन है? जहांगीर है ना, जहांगीर को बोला जाता है, लेकिन चित्रकला की नींव रखने वाला यही व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे रखता था। इसके साथ में दो ये चित्रकार भी हैं, आए थे, नाम पूछे जाते हैं, ये किसके समय के चित्रकार है, तो आपके दिमाग में तुरंत जहांगीर आ जाता होगा, क्योंकि चित्रकार उसी को जानते हैं हम लोग, वही चित्रकार है। लेकिन नाम याद ध्यान रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद और मीर सैयद अली ये दोनों व्यक्ति चित्रकार हैं इसके समय के, ठीक है। तो चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग अगर थोड़ा बहुत इनकी पृष्ठभूमि वगैरह तो बेसिकली हमने देखी ली, कालिंजर वगैरह की लड़ाई भी आगे चल के वो भी है निर्णायक लड़ाई, जिसके बाद में इन्होंने आके अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया था। कालिंजर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद में सत्ता स्थापित हो गई, और स्थापित होने के बाद में हुमायूं अपने बीच में एक शासक के तौर पर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वही स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी। यहाँ पे सब वो नाम और लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हुमायूं के बारे में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए पिछले कुछ समय में, उसके अंदर जैसा ये है, हुमायूं ने भारत में मुगल क्षेत्रों को कैसे खो दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, और मेंस में तो नहीं, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछा गया था कैसे खो दिया, तो आपको इसमें वही स्टोरी पूरी मेंशन करनी पड़ेगी जो भी हमने शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष में बात कर ली। इस तरीके से इसने अपनी पृष्ठभूमि को या फिर भारत की सत्ता में मुगल सत्ता को खो दिया था, ठीक है। तो ये 1530 में कैसे खो दिया, ये पूछा जा सकता है। हुमायूं के भारत लौटने पर कौन से सांस्कृतिक परिवर्तन आए, ये सांस्कृतिक परिवर्तन आपसे अगर पूछे जाए तब आप इसमें वास्तुकला, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुछ करना शुरू की। इसने क्या करा, चित्रकला के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू करा। अब दीनपना लाइब्रेरी, जैसे आप वास्तुकला के तौर पर एग्जाम्पल दीनपना शहर को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तनों में अगर बात करोगे तो कई सारी चीजों से रिलीजियस बेसिस पे ये बहुत सहिष्णु था, है ना, और सहिष्णुता का एग्जाम्पल दिया करता था कई सारे लोगों के साथ में। ये सब बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि हुमायूं ईरान और ऐसी टेरिटरी में काफी समय अपना गुजार के आया था, तो वहां की चित्रकला, वहां की वास्तुकला को इसने आके यहाँ पे रखा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ भी प्रमाण अगर हम देखें तो ये गुंबद के फॉर्म में ऐसा निर्माण हमें देखने को पहले नहीं मिला करते थे भारत के अंदर, है ना। पहले इस तरीके की मीनारे या फिर इस तरीके के गुंबद देखने को नहीं मिलते थे। ये गुंबद कार का जो भी निर्माण करना शुरू किया भारत में, इसी चित्रकला के तहत करना शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जिस तरीके से इन्होंने अपनी चित्रकला का एग्जाम्पल दिया था। चित्रकला का कह लीजिए या फिर वास्तुकला कह लीजिए, इन सब के अंदर ये जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही इनके बारे में जानना जरूरी था, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट बीच बीच में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे नाम के तौर पर याद रखनी है, उनको बस लिख लीजिए, ठीक है। उनको बस लिख लीजिए थोड़ा बहुत, जितना भी कल से लेके आप पढ़ा आप लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख लीजिए। यहाँ तक समझ आ गया सब, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक। मेन चीज देखो इतिहास में है स्टोरी समझना। अगर स्टोरीज कनेक्ट हो गई ना, कहानियां समझ आ गई, तो फैक्ट समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है ना। फैक्ट अपने आप ही समझ आ जाएंगे। फैक्ट समझने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि फैक्ट इतने टफ नहीं होते हैं। फैक्ट को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा। बस आसपास की कहानी आपको समझ आनी चाहिए, आपको वो समझ आना चाहिए कि किसके बारे में क्या क्या चीजें हुई। इसलिए बस मैं थोड़ा बहुत आपको उस तरीके से बता देता हूँ, कहानी को आप लोग याद रखो कि क्या क्या हुआ होगा। वो नजारा आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। जैसे हुमायूं है, नदी में तैरता हुआ भाग रहा है, गिर रहा है, लुढ़क रहा है, ये सब अगर आपके दिमाग में है तो अब लड़ाई तो आपको बाद में याद ही हो जाएगी कि अरे लड़ाई थी, इसकी वजह से यहाँ पे भाग रहा होगा, चौसा में भाग रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वैसा होगा। तो वो फैक्ट याद हो जाते हैं। फैक्ट के लिए ज्यादा परेशान मत होना, ये ध्यान रखो बस कि आपको कहानी समझ आ जाए, ठीक है। फैक्ट तो आप 2-4 बार पढ़ोगे, याद कर लोगे अपने आप। हेडिंग डाल लीजिए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है। ठीक है, 1526 से 40, सॉरी 1526 से 30, 1526 से 30। इसमें लिखिए बाबर भारत में, बाबर
भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो अपने पिता की ओर से, जो अपने पिता की ओर से तैमूर से और माता की ओर से चंगेज खान से संबंधित था, और माता की ओर से चंगेज खान से संबंधित था। बाबर 1494 में, बाबर 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद, पिता का नाम क्या था इनके? हाँ? उमर शेख मिर्जा, जिसको याद नहीं ब्रैकेट में लिख लेना, उमर शेख मिर्जा। पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना, फरगना का शासक बना। लेकिन समरकंद के शासक, लेकिन समरकंद के शासक, नाम बताइए? सुल्तान अहमद मिर्जा। लेकिन समरकंद के शासक सुल्तान अहमद मिर्जा के कारण उसे फरगना छोड़ना पड़ा, के कारण उसे फरगना छोड़ना पड़ा। वित्तीय कठिनाइयों, अगला पढ़, वित्तीय कठिनाइयों, वित्तीय कठिनाइयों काबुल पर उज़्बेक हमले की आशंका, काबुल पर उज़्बेक हमले की आशंका और महाराणा सांगा के, महाराणा सांगा के निमंत्रण ने बाबर को भारत की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया, भारत की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, वो क्रोनोलॉजी तो आप लोगों ने कल लिख ली थी ना, कि 1504 में बाबर कहाँ है, 1497 में कहाँ है, 1500 में कहाँ है, ये सब तो लिख लिया ना? नहीं लिखा था? लिख लिया था? जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो जल्दी जल्दी। 1494 में लिख लो, फरगना में है। 1494 डैश लगा के लिखो फरगना, 1494 डैश लगा के लिखो फरगना। 1497 कॉमा 1500, 1497 कॉमा 1500 डैश लगा के लिखो समरकंद, समरकंद, समरकंद। उसके बाद 1504 काबुल, 1504 उसमें लिखते काबुल। ठीक है, फिर 1524, 1507 में बाबर को थोड़ी कुछ मिला, खो दिया था जो सब था उसके ऊपर। 1524 कहाँ था? 24 में लाहौर, 1524 लाहौर। 1525 पंजाब अम्बाला, और 1526 दिल्ली।
1526 पानीपत दिल्ली। इसी के नीचे आप लिख लीजिए पहला पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई में प्रमुख नाम बस लिख लीजिए जो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, 75,000 वर्सेस 15,000, ठीक है, 75,000 वर्सेस 15,000 की सेना, ठीक है। उसके अंदर इब्राहिम लोदी को जो हिडन तौर पर समर्थन दे रहे थे, तीनों नाम लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। महाराणा सांगा, सर इसकी डेट क्या बताइए? इब्राहिम लोदी बाबर 1526, सॉरी मैं कुछ और बोल गया, 1526 तो लिखो। हाँ, वहाँ पे बाबर को जो समर्थन दे रहे थे उनके नाम लिखिए, हिडन तौर पर, खुले तौर पर, हिडन तौर पर। नाम है महाराणा सांगा, दौलत खान लोधी, आलम शाह लोधी। आलम शाह लोधी, ठीक है। 1526 के बाद 27 का युद्ध लिख लीजिए, खानवा, महाराणा सांगा वर्सेस बाबर, महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। और महाराणा सांगा को सपोर्ट कौन दे रहा है? मैंने दिया है। हाँ, मैंने राय का नाम लिख लीजिए आप। पंद्रह 1528 चंदेरी की लड़ाई, मैदनी राय वर्सेस बाबर, मैदनी राय वर्सेस बाबर। और मैदनी राय को समर्थन कौन दे रहा है? महमूद लोदी और नुसरत शाह, महमूद लोदी और नुसरत शाह। लास्ट लिख लीजिए 1529 घाघरा का युद्ध। ये सब तो बता चुका हूँ, बताया आपको ही तो बता। घाघरा का युद्ध या घाघरा की लड़ाई 1529। महमूद लोदी वर्सेस बाबर, जिसमें महमूद लोदी के साथ कौन था? उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए हुमायूं, हुमायूं हेडिंग डाल लीजिए। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था पूरा इसका, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 1530 से 40, 1530 से 40, 55 से 56। से 40, 55 से 56, 30 से 40, 55 से 56। इसमें लिखिए आरंभिक वर्षों में हुमायूं ने, आरंभिक वर्षों में हुमायूं ने अफगान के शासकों जैसे महमूद लोदी, अफगान के शासकों जैसे महमूद लोदी एवं गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति से निपटना पड़ा।
की शक्ति से निपटना पड़ा। 1532 में हुमायूं ने अफगान सत्ता को एवं 1535 में बहादुर शाह को रोकने का सफल प्रयास किया। चौसा की लड़ाई 1539 और कन्नौज/बिलग्राम की लड़ाई 1540 और कन्नौज/बिलग्राम की लड़ाई 1540 में शेर शाह ने चौसा की लड़ाई 1539 और कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर मुगल सत्ता की नींव हिला दी। हुमायूं को मजबूरन ईरान के राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी। 1555 में सरहिंद की लड़ाई 'में सूर वंश को और मछीवाड़ा की लड़ाई ये भी 1555 ही है, ठीक है। में 1555 मछीवाड़ा की लड़ाई में सूर वंशों को अपदस्थ करके हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1556 अगले ही वर्ष दीनपना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। 1557
उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक शहर जमाली मस्जिद और ईसा खां की मस्जिद का निर्माण कराया और ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया। हुमायूं की विधवा हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया जो दिल्ली में स्थित यूनेस्को साइट की श्रेणी में आता है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने हुमायूंनामा लिखा जिसमें मुगल चित्रकला का वर्णन हुमायूं के द्वारा संरक्षित दो चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो अकबर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए का वर्णन किया गया था। ठीक है, बस इतना काफी है। बाकी ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, आंसर इसका लिख कर दिखाना मुझे। एक क्वेश्चन लिखिए, हुमायूं ने भारत में मुगल क्षेत्रों को कैसे खो दिया। हुमायूं के
आगे लिखिए इसमें, हुमायूं के भारत लौटने, हुमायूं के भारत लौटने एवं उसके द्वारा किए गए सांस्कृतिक परिवर्तनों का विवरण दे, सांस्कृतिक परिवर्तनों का विवरण दे। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिख लेना, 150 शब्दों में इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये मेंस का। बाकी देखिए बाबर हुमायूं खत्म हो गया, सूर्यवंश के बारे में थोड़ा सा कल खत्म कर लेंगे प्रॉपर, सूर्यवंश की क्या क्या चीजें थी, और कल ही अकबर के काल को भी शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब मुगल सत्ता समाप्त हो जाएगी तब प्रयास करेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल काल में। पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी नहीं पूछी जाती जितना एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय के काल के हाँ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते चलेंगे, मनसबदारी वगैरह सब वहीं पे पढ़ लेंगे, वो सब चीजें देख लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाद में भी कवर करना है। ठीक है, तो अगर क्लासेस इधर कंटिन्यू है तो इधर देख लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक में मुगल सत्ता खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आपका आंसर चेक हो गया, वर्तमान बैग मिलाया, वो रखा हुआ है।